गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है पिछली जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने जो है पढ़ा था हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हर्शे और चेस ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है उन्होंने जो है बैक्टीरियोफाज जो है को लेकर किया था। ठीक है, बैक्टीरियोफाज जो कि एक वायरस था। ठीक है, इसके ज़रिए जो है इन्होंने ई कोलाई पर जो है इसका इन्फेक्शन, यानी कि एक बैक्टीरिया पर इसका इन्फेक्शन करवाया था। ठीक है, एक्चुअल में जो बैक्टीरियोफाज है वो हमने कल भी आपको बताया था कि जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को जो है क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम भी बैक्टीरियोफाज रखा गया। ठीक है, तो जब जो है ये बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करते हैं, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है क्या कर देते हैं, उस बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर जो है हर्शे और चेस ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को जो है सक्सेसफुली जो है क्या किया था, डन किया था। ठीक है, और जिससे ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, ना कि प्रोटीन और ना कि आरएनए। ठीक है, तो हमने जो है ये 3 एक्सपेरिमेंट इसमें पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा बच्चों जो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो कि 1928 में इन्होंने दिया था। ठीक है, जिसको कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, बट ग्रिफिथ जो है ये नहीं कंक्लूजन निकाल पाए थे कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में, ठीक है, सॉरी, जो एस स्ट्रेन जो है यानी जो आपका आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जो है अनदर जो है 3 साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, आपका एवेरी, मैकलॉड और मैकार्टी, इन्होंने जो है क्या किया था। ठीक है, कौन कौन थे, एवेरी, मैकलॉड और मैकार्टी जो है, इन 3 साइंटिस्ट ने भी जो है अपने एक छोटे से जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है ये पता कर लिया था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। बट हमने कहा था कि उस टाइम पर जो है अदर साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है 1933 और 44 के बीच में अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनली जो है हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था वो आया था 1952 में, और जिससे कि जो है ये कंफर्म हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो अब जो है बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या, डीएनए के बारे में कि ठीक है जो डीएनए है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों जो डीएनए होती है जो डीएनए होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये सबको पता होनी चाहिए कि जो डीएनए की फुल फॉर्म है वो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सब बच्चों को जो है डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब जो है सॉरी, अब जो है डीएनए को स्टार्ट करने से पहले हम जो है एक थोड़ा सा जो है बैक पे जाते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है बच्चों कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है ना। जिस तरीके से बच्चों जो मकान होता है यानी जो घर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ब्रिक से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है बिलियंस ऑफ बिलियन सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब हर सेल के जो है, ठीक है, माना ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो हर सेल के बच्चों जो है सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हर सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या पड़ा हुआ होता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने कि हमारी बॉडी जो है क्या होती है, बिलियंस ऑफ बिलियन सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी की हर सेल में, ठीक है, सपोज ये हमारी बॉडी की सेल है, तो हमारी बॉडी की हर सेल के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी की हर सेल के बच्चों, हर सेल की जितनी भी बिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी में है
उस हर सेल के सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अब हमें जो है हर्श और चेस के एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंफर्म हो चुका है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए है, ठीक है ना। तो क्या कहा बच्चों, देखो हमने कि हमारी बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब हर सेल के अंदर जो है क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। क्योंकि बच्चों जो है हम लोग यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोट्स हैं हम लोग, तो इसलिए जो है हमारी सेल के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके सेल के सेंटर में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वरना जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो हम क्या हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, तो इसलिए हमारी सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। और हर न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमारी बॉडी की जो जितनी भी बिलियन ऑफ जो सेल हैं, उन सब के सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को कहा जाता है सेल का ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है बच्चों, सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन होने हैं, क्या क्या चीज़ें होनी हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है न्यूक्लियस को जो है सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही जो है कंट्रोल करता है यहाँ की हर एक एक्टिविटी को, ठीक है। कहाँ की एक्टिविटी को, सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। और न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक मैजिकल चीज़ होती है जिसको कहा जाता है क्या, डीएनए, या एक मैजिकल मॉलिक्यूल होता है जिसको कहा जाता है डीएनए। तो डीएनए को जो है एक मैजिकल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। मैजिकल मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है, जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि हमारी बॉडी में जितनी भी बिलियंस ऑफ सेल हैं उन सब सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और हर न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होगा, डीएनए होगा, और सब सेल के अंदर सेम डीएनए ही होगा बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी सेल के अंदर डीएनए है कहीं नहीं है, ठीक है, कि हमारे हाथ की जो सेल है वहाँ पर डीएनए नहीं है, ये जो हमारी पैनक्रियाज के सेल है वहाँ डीएनए है, ठीक है, या फिर वो अलग टाइप का डीएनए है, ऐसा नहीं होगा। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल होंगी सबके अंदर सेम डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब क्या है बच्चों कि सपोज ये हमारी बॉडी की कोई सेल है, ठीक है, माना कि हमारी बॉडी की जो है ये पैनक्रियाज सेल है, ठीक है। तो पैनक्रियाज सेल जो है वो क्या करती है, इंसुलिन बनाता है ना, हमें पता है कि जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, इंसुलिन को का सीक्रेशन करता है, ठीक है। बट हमें पता है कि जो हमारे स्किन की सेल होती है वो क्या नहीं करती है, इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल हैं हर सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा, बट हर सेल में ज़रूरी नहीं है कि सेम डीएनए एक्टिवेट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा, माना कि सपोज यहाँ पर मैं थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर बड़ा सा बना देती हूँ, ताकि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो अब सपोज ये हमारा पैनक्रियाज की सेल है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो पैनक्रियाज के सेल में माना कि ये इतना डीएनए एक्टिवेट है, जिसको मैं थोड़ा सा चौड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला डीएनए एक्टिवेट है सिर्फ, क्यों, क्योंकि ये बना रहा है किसको, ये डीएनए बना रहा है किसको, इंसुलिन को, किसको बना रहा है, इंसुलिन को बना रहा है, ठीक है। वहीं अगर हमारी माना ये स्किन की सेल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्किन की सेल, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर ये जो इंसुलिन का जीन है ना बच्चों, वो एक्टिवेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारी स्किन में इंसुलिन का कोई काम नहीं है, ठीक है। हमारी इंसुलिन कहाँ बनती है, हमारे पैनक्रियाज में बनती है, ठीक है, इसका काम वहीं पे है। तो इसलिए जो है ये इंसुलिन वाला डीएनए सिर्फ पैनक्रियाज में ही एक्टिवेट होगा, ठीक है। उसी तरीके से माना ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन का जो
डीएनए होगा वो हमारा जो है यहाँ पैनक्रियाज में नहीं एक्टिवेट होगा, जहाँ पर उसका काम है वो वहीं एक्टिवेट होगा। तो समझ में आया क्या कहा हमने कि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है और हर सेल के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल है। बट जो है सेम जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो है सेम डीएनए का सेगमेंट नहीं एक्टिवेट होगा। ठीक है, हमारी स्किन में माना कोई दूसरा ही डीएनए का सेगमेंट एक्टिवेट है, हमारा पैनक्रियाज में डीएनए का कोई सेगमेंट एक्टिवेट है, हमारे हेयर में जो है डीएनए का कोई दूसरा सेगमेंट एक्टिवेट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर सेल में जो है डीएनए का जो है सेम सेगमेंट जो है एक्टिवेट नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हर बॉडी के हर पार्ट में जो है सेम चीज़ नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे बालों में जो है, ठीक है, वहाँ पर हमारा इंसुलिन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा इंसुलिन का जो जीन होगा वो इनएक्टिवेट होगा। पैनक्रियाज में इंसुलिन का जीन एक्टिवेट होगा। स्किन जो होगी, ये जो नोज़ है, वहाँ पर हमारा जो है क्या, इंसुलिन का जीन इनएक्टिवेट होगा। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर जिस चीज़ का काम है वहाँ पर वही जो है आपका जो है डीएनए का सेगमेंट एक्टिवेट होगा, यानी कि जीन एक्टिवेट होगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं आप किस में, डीएनए पे। ठीक है, तो अब डीएनए का हम जो है डिटेल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ठीक है, कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जो डीएनए होता है, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है बच्चों, डीएनए ही होता है। ठीक है, तो अब जो है बच्चों डीएनए क्या होता है कि इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो डीएनए होता है वो आपका जो है क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो है क्या होता है, एक लॉन्ग पॉलीमर होता है। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये भी बताते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने बच्चों कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए बच्चे, हमने क्या कहा कि जो डीएनए है ये क्या है, लॉन्ग पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अब डीएनए है तो वो किसी ना, देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो डीएनए है वो एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब वो सपोज़ लॉन्ग मॉलिक्यूल है तो वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो है आपका डीएनए बना हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका डीएनए बना होता है, तो इसलिए इसको जो है कहा जाता है, या फिर इसको हम कह भी सकते हैं कि डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखो बच्चों पॉलीमर का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है बच्चों, 11th में भी हमने आपको बताया था कि जैसे सपोज प्रोटीन है ना बच्चों, पॉलीमर हो गया प्रोटीन। प्रोटीन जो है क्या है, एक पॉलीमर है। पॉली का मतलब एक मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ प्रोटीन। ठीक है, क्या काम ने, पॉलीमर का मतलब क्या हो गया कि यानी कि जो प्रोटीन है वो क्या है, छोटे 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 चीज़ों से जो है मिलकर एक लंबा चेन बना हुआ है प्रोटीन का। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन क्या हो गया, एक पॉलीमर है। अब जो है प्रोटीन का जो मोनोमर है वो क्या होगा। ठीक है, प्रोटीन का जो है मोनोमर, यानी हमने क्या कहा कि प्रोटीन जो है एक पॉलीमर है। ठीक है, हमने कहा सपोज ये प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटीन है। तो आप देख रहे हैं ये एक पॉलीमर है, एक लंबी चेन है जो कि एक एक सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, या एक एक सेगमेंट जुड़कर जो है ये लॉन्ग चेन बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका ये जो एक यूनिट है, ये जो यूनिट है, एक एक जो यूनिट है,
ये क्या है? तो इसका मोनोमर हो गया आपका जो है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन एक पॉलीमर हो गया, यानी कि एक लंबी चेन हो गया। और अगर इसके प्रोटीन के मोनोमर की बात करें तो वो क्या हो गया? अमाइनो एसिड। तो सपोज ये अमाइनो एसिड ए हो गया, ये बी, ये सी, ठीक है, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, तो ये अलग अलग अमाइनो एसिड से जुड़कर जो है आपका क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन बनता है। तो इस पूरा स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे प्रोटीन। ठीक है, अगर इसके एक एक यूनिट की बात करें, एक एक सेगमेंट की बात करें, तो वो हो गया अमाइनो एसिड। और जब ये पूरा अमाइनो एसिड को एक साथ हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर, है ना। और इसका मोनोमर क्या हो गया प्रोटीन का? अमाइनो एसिड, क्योंकि हमें पता है कि जो है अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना हुआ होता है। तो इसी तरीके से बच्चों सेम जो डीएनए होता है, डीएनए का जो पॉलीमर होता है वो होता है क्या? ठीक है, डीएनए जो है ये क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, डीएनए क्या हो गया? एक पॉलीमर हो गया। ठीक है, डीएनए क्या हो गया बच्चों? एक पॉलीमर हो गया। अब डीएनए का अगर हम मोनोमर की बात करें, माना ये डीएनए है बच्चों, ठीक है, ये डीएनए है हमारा। ठीक है, अभी मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर द्वारा आपको समझा रही। हालांकि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ। ठीक है, माना कि ये एक डीएनए है, ठीक है, जिसको मैंने नंबर दे दिया, वही ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये माना हमारे क्या है? डीएनए है। ठीक है, ये हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है? डीएनए कहलाएगा। ठीक है, अब ये डीएनए जिनसे मिलकर बना हुआ है ना, ये ए बी सी डी ई एफ जो हमने लिखे हुए हैं, ये हो गए इस डीएनए के मोनोमर। ठीक है, तो ये इसका एक मोनोमर, ये दो मोनोमर, तीन मोनोमर, चार मोनोमर, पाँच मोनोमर, छः, इस तरीके से बहुत सारे मोनोमर हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इन मोनोमर की संख्या जो है क्या होगी? अलग अलग होगी ना। ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग में भी मोनोमर की संख्या सेम होगी, या फिर जो है रैबिट में भी जो है मोनोमर की संख्या सेम होगी, या प्लांट में भी जो है मोनोमर की संख्या सेम होगी, या फिर किसी बैक्टीरिया में भी जो है मोनोमर की संख्या सेम होगी। सब में जो है इन मोनोमर की जो संख्या होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना। तो क्या कहा हमने कि डीएनए जो है पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब एक लंबी चेन है। ठीक है, जो कि अलग अलग जो है क्या है? छोटे छोटे सेगमेंट से जुड़कर बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अगर हम मोनोमर की बात करें, अगर मैं इस एक सिंगल की बात करूं, या इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, है ना, तो ये इसका मोनोमर हो गया। तो ये क्या कहलाता है मोनोमर? इसका न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का मोनोमर क्या हो गया बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए का मोनोमर क्या हो गया बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। तो सपोज ये माना कि ये एक डीएनए था और ये इसके न्यूक्लियोटाइड हो गए, तो माना ये डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पे माना कि ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, ठीक है, समझाने के लिए आपको मैं कह रही कि माना ये कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका कि ये डीएनए है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बैक्टीरिया है ये इसके कितने न्यूक्लियोटाइड हैं इसके, ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इसके 6 न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों क्या कहा हमने कि डीएनए जो है, क्या कहा हमने कि इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमर का मतलब कि जो भी चीज़ हो एक छोटे छोटे चीज़ों से जुड़कर बनती है उसको पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, अब वो छोटे छोटे चीज़ क्या हैं? वो हो गए न्यूक्लियोटाइड, यानी कि उसका मोनोमर, उसका यूनिट जो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका एक जो है पॉलीमर के बारे में कि पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने कि डीएनए जो है उस एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसलिए हम डीएनए को क्या भी कह सकते हैं कि डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये डीएनए क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है। क्लियर हो गया? तो हम क्या भी कह सकते हैं? डीएनए, चलो यही पे लिख देती हूँ ऊपर ही,
DNA is a polynucleotide। ठीक है बच्चों, कह सकते हैं कि जो DNA है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो DNA को समझने से पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जो है न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि DNA इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो DNA होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब हमें न्यूक्लियोटाइड को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, DNA को समझने से पहले हमें उसकी जो यूनिट है जिससे मिलकर वो बना है उसको समझना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड को अब हमें समझना पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों, ये क्या होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, यानी कि अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 चीज़ों से कंपोज्ड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए बता देती हूँ। आप लोग भी बच्चों इसको रफ कॉपी में बना लेना ताकि आप इसको आगे जो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसको जो है आगे समझने के लिए जो है आप इसको रफ कॉपी में बना लेना। न्यूक्लियोटाइड का जो मैं ये आपको फ्लो चार्ट बना के बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या कहा हमने बच्चों कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये कंपोज्ड होता है किस किस से, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हो गया नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, सेकंड हो गया बच्चों आपका जो है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है बच्चों, और थर्ड हो गया बच्चों आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने, ब्लर हो रहा है ये बार बार। जो न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों वो 3 चीज़ों से आपका कंपोज होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। अब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं बच्चों ये होते हैं आपके 2 टाइप के। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस भी आपको जो है 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कैसे, यानी कि जिनमें 2 कार्बन चेन होती है वो अलग हो गया, और जिनमें एक ही कार्बन चेन होती है उनको अलग नाम से हम जानते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास जो है वो फर्दर जो है 2 है। ठीक है, एक हो गया 2 कार्बन, माना ये 2 कार्बन वाली चेन है, और एक हो गया 1 कार्बन वाली चेन। तो जो 2 कार्बन वाली चेन है बच्चों इसको कहा जाता है आपका जो है प्यूरिन। क्या कहा जाता है बच्चों, प्यूरिन। ठीक है, और जो 1 कार्बन वाली चेन होती है जिसमें एक ही कार्बन की चेन होती है उसको कहा जाता है बच्चों पिरिमिडीन। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों, पिरिमिडीन। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने, नाइट्रोजनस बेस फर्दर 2 टाइप के होते हैं, जिनमें 2 कार्बन चेन होती है उनको प्यूरिन्स कहा जाता है, जिनमें एक ही कार्बन चेन होती है उनको पिरिमिडीन्स कहा जाता है। ठीक है, पेंटोज शुगर भी जो है हमारी 2 टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप की कैसे, मतलब DNA के केस में अलग होगी। ठीक है, वही जो है नाइट्रोजनस बेस भी जो है आपके जो है DNA के केस में अलग होगा, RNA के केस में अलग होंगे। ठीक है, तो पेंटोज शुगर भी आपकी 2 होती हैं, एक होती है आपकी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर किस में होगी, इन केस ऑफ RNA जहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपकी कौन सी शुगर होगी बच्चों, राइबोज शुगर होगी। और अगर DNA का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो DNA में कौन सी शुगर होगी बच्चों, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, किसके केस में बच्चों, DNA के केस में। तो हम यहाँ पर DNA ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें कौन सी शुगर का पढ़ना पड़ेगा, हमें डीऑक्सी
राइबोस शुगर को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने, न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीज़ों से कंपोज होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन, जिनमें 2 कार्बन चेन होती है इनको प्यूरिन कहा जाता है, जिनमें 1 कार्बन चेन होती है उनको पिरिमिडिन्स कहा जाता है, ठीक है। पेंटोस शुगर फर्दर 2 टाइप की होगी, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो हमें किस शुगर को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है, नाम से पता चल रहा है डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब ये किस में होगी, डीएनए जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ डीएनए। और अगर सपोज हम आगे जब आरएनए पढ़ेंगे तो उसमें हम कौन सी शुगर पढ़ेंगे बच्चों, राइबोस शुगर को पढ़ेंगे। और थर्ड हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब जो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं बच्चों, ये क्या क्या होते हैं, इसको भी हम यहाँ पर लिख के मैं आपको बता देती हूँ। तो प्यूरिन होते हैं बच्चों आपके एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो प्यूरिन में क्या क्या आ गया आपका, प्यूरिन में जो है आपका बच्चों आ गया एडेनिन और, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन और जो है दूसरा क्या आ गया आपका, ग्वानिन। तो जो एडेनिन और जो ग्वानिन होते हैं बच्चों, ये आते हैं आपके प्यूरिन में। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो है क्या होते हैं, 2 कार्बन रिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन रिंग वाले जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस हैं वो हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वानिन के पास जो है 2 कार्बन रिंग होती है, इसलिए ये आते हैं किसके अंदर, प्यूरिन के अंदर, ठीक है। पिरिमिडिन में क्या आते हैं आपके, इसमें आपकी जो है 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। कौन कौन सी, आपका जो है साइटोसिन, ठीक है, सॉरी साइटोसिन ऐसे होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा होगा आपका जो है यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल। और थर्ड होगा बच्चों आपका जो है थायमिन, ठीक है बच्चों। क्या कहा बच्चों हमने, प्यूरिन के अंदर आपका एडेनिन और ग्वानिन होता है क्योंकि इन दोनों के पास 2 कार्बन रिंग होती है, ठीक है। वहीं पिरिमिडिन में आपके आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, क्योंकि इनके पास 1 कार्बन रिंग होती है। अब जो एडेनिन और ग्वानिन होता है बच्चों, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन और जो साइटोसिन होता है, ठीक है, ये जो है आपके जो है क्या होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपका जो है डीएनए और आरएनए दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो है बच्चों आपको जो है ये क्या होते हैं, ये आपके जो है दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूरेसिल होता है ये सिर्फ जो है आरएनए में प्रेजेंट होता है, और जो थायमिन होता है ये सिर्फ जो है किस में प्रेजेंट होता है बच्चों, डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा हमने बच्चों कि जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है ये आपके जो है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि जो आपका पिरिमिडिन है ना बच्चों, पिरिमिडिन में जो साइटोसिन है, ठीक है, ये जो पिरिमिडिन में साइटोसिन है ये दोनों में ही प्रेजेंट होगा, डीएनए और आरएनए में। लेकिन जो थायमिन है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगा, और जो यूरेसिल है ये सिर्फ आरएनए में ही प्रेजेंट होगा। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ, देखो मैं एक और बार समझा देती हूँ आपका। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये दोनों में ही प्रेजेंट होंगे बच्चों, डीएनए में भी और आरएनए में भी। लेकिन थायमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये आपको याद रखना है कि जो आरएनए होगा उसमें थायमिन नहीं होगा, बल्कि थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो यानी कि जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगा, और जो थायमिन है वो सिर्फ जो है क्या होगा, डीएनए में प्रेजेंट हो। अब बाकी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो है ये क्या होगा आपका, दोनों में ही कॉमन होंगे। समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है, अब हम इसके बाद जो है बच्चों क्या करेंगे,
नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर्स को जोड़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है जो पेंटोस शुगर होती है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ी हुई होती है, और देन फिर किस तरीके से जो है ये दोनों स्ट्रक्चर्स जब जुड़ते हैं तो वो किस तरीके से जो है इनसे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो अभी क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कल हम जो है इन न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स को जोड़ के देखेंगे कि किस तरीके से जो है पेंटोस शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस से जुड़ती है, और फिर किस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये कल की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे जो है मेरे इनबॉक्स में बच्चों पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।